ठीक है, तो अब बेसिक मैथ वाला एस्पेक्ट कवर कर लिया था। अब बाकी सब उसके ऊपर उसका एप्लीकेशन है, और मेजर एप्लीकेशन है काइनेमेटिक्स में। तो उतने जितने फॉर्मूले, जितने अप्रोच हमने बताए थे, वो सारे अप्रोच यहाँ पे, सारे फॉर्मूले। अगर मान लो अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, तो उसका नोट्स, जो उसका फॉर्मूला है, वो सारा फॉर्मूला एक पेपर पे लिख के रख लो, और बार बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां से रेफर करो। कोई कुछ पूछ रहा है? काइनेमेटिक्स जो स्टडी है, कि कोई भी, अगर हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने डायनामिक्स देखा हुआ है, लॉज ऑफ मोशन देखा हुआ है। तो जो मोशन है, मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिकल का, मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो मोशन को स्टडी करने के दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स होता है, और एक होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। डायनामिक्स में हम लोग कॉज को भी कंसीडर करते हैं, कि स्टडी द मोशन along with the consideration of cause of the motion, कि मोशन के कॉज को कंसीडर करना है। और मोशन का कॉज हमेशा क्या होता है? फोर्स होता है। तो फोर्स को कंसिडरेशन में लेके सारे फोर्सेस को हम देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर उसका देखते हैं कि किस डायरेक्शन में नेट फोर्स है, उधर जो है नेट एक्सेलेरेशन होगा। तो ये सारा अप्रोच हम यूज करेंगे तो हो जाएगा डायनामिक्स। ये हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन से। अब काइनेमेटिक्स में क्या है? काइनेमेटिक्स में हमें फोर्स नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? वो गिवन होगा, वेलोसिटी ये है, एक्सेलेरेशन ये है, ये सारी चीजें फाइंड करना होगा। तो किसी भी मोशन को स्पेसिफाई करने वाले मोशन के पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं? उसकी पोजीशन होती है, उसकी वेलोसिटी होती है, उसका एक्सेलेरेशन होता है, कहीं कहीं पे हमें टाइम फाइंड करना है। और फिर अगर टू डायमेंशनल मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन में अगर मोशन होगा, तो उसमें एक एडिशनल चीज होगी, इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कि किस पाथ पे वो मूव कर रहा है। तो काइनेमेटिक्स को, मोशन को स्टडी करने के बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं कि काइनेमेटिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। एक हो जाएगा वन डायमेंशनल मोशन, ये हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन, और फिर उसके बाद थ्री डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ही सिंपल है कि इफ ओनली वन पैरामीटर ऑफ द मोशंस पोजीशन, पार्टिकल्स पोजीशन इज चेंजिंग, देन विल से इट इज मूविंग अलोंग अ वन डायमेंशन और अ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी एक लाइन के लॉन्ग अगर वो पार्टिकल जा रहा है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, तो उसको बोलेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन है। किसी कर्व के लॉन्ग जा रहा है, किसी कर्व के लॉन्ग जा रहा है, वो कर्व हमारे लिए क्या है? हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल एक होता है, प्रोजेक्टाइल, फिर सर्कुलर मोशन। तो ये बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशनल और मोशन इन ए प्लेन। थ्री डायमेंशन क्या है? कि अगर मोशन के या पार्टिकल के जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। थ्री डायमेंशंस जो हम डिफाइन करते हैं उसको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम डिफाइन करते हैं। तो पोजीशन, जैसे हमने देखा था कि पोजीशन वेक्टर के तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं, जनरल एक्स वाई जेड। तो अगर किसी एक में चेंजिंग हो रही है तो वो हो जाएगा वन डायमेंशनल, एनी वन। मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो एक्स में चेंज होगा, वाई के लॉन्ग जा रहा है तो वाई में चेंज होगा, जेड के लॉन्ग जा रहा है तो जेड में चेंज होगा। तो अगर किसी एक में चेंज हो रहा है तो वन डायमेंशन, किसी दो में चेंज हो रहा है, एक्स वाई में, वाई जेड में, एक्स जेड में, तो वो हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन। और तीनों में एक साथ चेंज हो रहा है तो वो हो जाएगा थ्री डायमेंशन। तो ये सारे टाइप के मोशन का जो बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पिलर जो है वो है वन डायमेंशनल मोशन। क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन, कि जैसे हम एक्स में स्टडी करेंगे वैसे ही हम सेम लॉजिक एक्स और वाई दोनों में अप्लाई कर देंगे। थ्री डायमेंशन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द लॉजिक of one dimensional motion into three dimensions along x, y and z। तो जो बेसिक पिलर है, फाउंडेशन है, वो है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन को ही हम ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर उसके लॉजिक को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन पे। जैसा वन डायमेंशन में करेंगे सेम एक्स के लॉन्ग हम सीखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? उसी को हम वाई के लॉन्ग भी अप्लाई कर देंगे, उसी को जेड के लॉन्ग भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे वन डायमेंशनल मोशन के लिए। तो वन डायमेंशनल मोशन में हम एक डायमेंशन लेंगे, जनरली हम एक्स लेते हैं, क्या वाई भी हो सकता है? वाई भी हो सकता है।
तो ये अगर हमारी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में हम ओरिजिन डिफाइन करते हैं, ओ ओरिजिन डिफाइन करेंगे जिसको 0 लेंगे, और इससे जो है राइट वर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। क्या ऐसा कुछ भगवान का फिक्स किया हुआ है कि इधर ही पॉजिटिव होगा? नहीं, ये सारा क्या है, मैन मेड है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अपने प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के पीछे एक बेसिक लॉजिक होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा सिंपल रहे, आसान रहे, चीज़ों को हम पॉजिटिव रखें। तो हम अपने हिसाब से इसकी डायरेक्शन को मॉडिफाई करेंगे। कहाँ कहाँ पे मॉडिफाई करेंगे वो देखेंगे। तो मॉडिफाई करने के पीछे जो बेसिक लॉजिक है कि जनरल एक कन्वेंशन एक्स वाई जेड एक्सिस का हमारे पास माइंड में है कि हम अगर एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे लेते हैं। बट ऐसा देखा होगा, एक क्वेश्चन अभी असाइनमेंट में सॉल्व किया होगा कि अगर एक्स इधर ले लेंगे, वाई इधर ले लेंगे, तो जेड जो है इनटू द प्लेन हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो जैसा हम एक्स वाई लेंगे उसके अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट हम फिक्स कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, जिसको याद होगा थोड़ा बहुत। तो ये तो हो गया काइनेमेटिक्स का ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन टाइप का, कि हम विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे। अब मोशन को पढ़ने का मतलब क्या है, मोशन मतलब होता क्या है? तो मोशन मतलब होता है कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीजों को पढ़ना, उसके पाथ को पढ़ना। तो उसका पाथ जो है किसी न किसी इक्वेशन से गवर्न होता है, किसी न किसी पैरामीटर से गवर्न होता है। तो वो सारे पैरामीटर्स हम लोग स्टार्टिंग में डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जो जैसा लेके चलते हैं अभी तक, कि ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट की तरफ प्लस माइनस वो सब, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। अब एक टर्म आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसको बोलते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक with reference to which we measures the position and time। क्योंकि मोशन को पढ़ना मतलब क्या हुआ कि पोजीशन एंड टाइम को मेजर करना है, कि x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 गया 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में। तो उससे हम उसकी वेलोसिटी, एक्सलेशन, ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम किसी न किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि हम बोलेंगे कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हमारा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो है दो कैटेगरी होती है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को केवल डिफाइन करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लॉज ऑफ मोशन 2 वाले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? कोई भी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब है जिसका एक्सेलरेशन 0 हो। तो अगर एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है कि या तो वेलोसिटी 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसे केसेस को बोलेंगे नॉन इनर्शियल। मतलब कि कोई भी पार्टिकल अगर ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मान लो तुम ग्राउंड पे अगर खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हो। अच्छा, ग्राउंड को क्या लेंगे? क्या ग्राउंड हमारा रेस्ट में है? ग्राउंड तो रेस्ट में नहीं है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट। तो बाय डेफिनेशन जो है वो ग्राउंड इज व्हाट? ग्राउंड इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाय डेफिनेशन। बट एक्चुअल में क्या है कि इसकी जो है स्पीड या उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम होता है। किसी को डाउट होगा कि सर अर्थ तो रिवॉल्व भी कर रही है, वो एक्सेलरेटेड कहाँ है? तो हम ये चीज जो है सर्कुलर मोशन में देखेंगे कि कोई भी जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों जो है नॉन इनर्शियल होते हैं। नॉन इनर्शियल से क्या होता है? नॉन इनर्शियल से हमें इक्वेशंस में कुछ चेंज करने पड़ते हैं। क्या चेंजेस करने पड़ते हैं वो चेंजेस वहीं पे देखेंगे जब नॉन इनर्शियल डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें बस इतना याद रखना है कि अगर कोई टेक्निकली पूछता है कि अर्थ इज अ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम बोलेंगे कि बाय डेफिनेशन अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी टेक अर्थ एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ग्राउंड इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए। तो अगर मान लो तुम ग्राउंड पे खड़े हो चुपचाप और किसी कार के मोशन को स्टडी कर रहे हो कि भाई कार 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो तुम्हारी दुनिया है जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है और वो दोस्त जो है किसी स्पीड से मूव कर रहा है, या वो भी किसी कार में है और उस कार की स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ही होगा। तो ये जो तुम्हारा फ्रेंड जो रीड करेगा और तुम जो रीड करोगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे।
लेकिन अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर वही कोई फ्रेंड अगर एक्सेलरेटेड है और वो इस कार के मोशन को स्टडी कर रहा है, तो वो स्टडी करके जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करेगा वो सारे गलत होंगे। तो उसको सही करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होंगे, वो चेंजेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमें जानना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, सिंगल वर्ड में बोलेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो हो। नॉन इनर्शियल इज व्हाट, वेयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच हैज नॉन जीरो एक्सेलरेशन, और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होंगे वो सारे होंगे। तो अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, वो सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे, और वो पैरामीटर्स हैं हमारे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सारे क्वांटिटीज। तो इनके बेसिक डेफिनेशन को समझना है और उसके बेसिक डेफिनेशन से ही स्टिक करना है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ के कन्वर्जन में पेजेस की डायरेक्शन लग रहा है थोड़ा रिवर्स हो गई है। तो ऑर्डर जो है यहाँ से हम लोग, ये पीडीएफ कन्वर्जन में इस पेजेस का ऑर्डर चेंज हो गया है। तो हमारे मोशन पैरामीटर्स, व्हाट आर द मोशन पैरामीटर्स? तो मोशन पैरामीटर्स हो जाएंगे, पहला पैरामीटर है पोजीशन। पहला पैरामीटर है पोजीशन। तो पोजीशन क्या है? पोजीशन की सिंपल डेफिनेशन है कि पोजीशन स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। ये जो पोजीशन है, वो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये किसी भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजर्ड है, जिसको हम क्या बताते थे? पोजीशन को मेजर करता है कौन? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो है, जैसे यहाँ पे वन डायमेंशन में है तो एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन में ये प्लस है, ये माइनस है। मान लो इस ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो 2 मीटर से दो पॉसिबल पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए भी है, एक पॉइंट बी भी है। तो ए और बी में वो कहाँ पे है, ये स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्लस और माइनस इसके साथ अटैच करना होगा, प्लस माइनस अटैच करना होगा। तो बताएंगे कि जो पार्टिकल की पोजीशन है, दैट पोजीशन इज +2, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने एक यूनिक पोजीशन बता दिया। पार्टिकल की पोजीशन अगर बता देंगे -2 मीटर है, तो यहाँ से समझ में आएगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और नेगेटिव डायरेक्शन से हम लोग इसको बता देंगे। तो ये डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, ऑब्वियसली जो है ओरिजिन के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता ही है। इसकी यूनिट जो है वो मीटर होती है, और ये यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम में है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। क्या यूनिट के और भी तरीके हैं? बहुत सारे हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारे में भी बता सकते हैं। तो अगर दिया हुआ होगा तो हमें एसआई में कन्वर्ट करना होगा। तो एसआई में कन्वर्जन जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये सब जानते हो। अब 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में वही क्या है? पोजीशन वेक्टर है। वही पोजीशन हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ से वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये पोजीशन वेक्टर जो है, मान लो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो ये हो जाएगी इसकी पोजीशन वेक्टर। 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में रहेगा तो 2 ही कंपोनेंट हैं। तो हमें समझना है क्या है कि तुम्हें ये नहीं समझ में आना चाहिए कि पोजीशन एक स्केलर क्वांटिटी है। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जैसे मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, अब पार्टिकल मान लो लोकेटेड तो इस लाइन पे, हम मान लो ओरिजिन यहीं शिफ्ट कर दिए, हम बोलेंगे यहीं से मैं मेजर करूंगा, तो कोई नहीं रोक सकता ऐसा करने से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, तो तुम बताओगे कि पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल इज x इक्वल टू 0। कोई कहेगा नहीं नहीं, मेरा ओरिजिन यहाँ पे है, तो यहाँ से जो ओरिजिन कहाँ है, यहाँ से तुमने 2 मीटर इधर शिफ्ट करके रखा है, तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हम बोलेंगे इसकी पोजीशन x इज इक्वल टू +2 मीटर है। तो ये चॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है। बट अब तुम ओरिजिन अगर एक प्रॉब्लम में जो फिक्स कर लोगे, थ्रू आउट क्वेश्चन जो है वही फिक्स रखना है, ये नहीं कि उसको चेंज करते रहोगे। अब अगर पार्टिकल पोजीशन चेंज करता है तो हम उसको बोलेंगे पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, जिसको हम मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पार्टिकल पोजीशन चेंज करता है, जैसे मान लिया कि ये एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे मूव करता है, इनिशियली यहाँ था और जो है फिर फाइनली ये यहाँ पहुँच गया। मान लो ए पॉइंट पे है, तो ए से वो मूव करते करते जो है बी पॉइंट पे पहुँच गया। तो ये जो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है,
वो ये है, इस पाथ, ये है इस पाथ के लॉन्ग ये मूव कर रहा है। तो जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, उसकी पोजीशन मान लो इनिशियली x1 y1 थी, बाद में जो है x2 y2 हो जाएगी। तो हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी दो पॉइंट के बीच में होता है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, and the direction of this displacement is from initial point to final point. डिस्प्लेसमेंट जो है अगर पार्टिकल पोजीशन चेंज करता है तो हम बोलेंगे इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट मींस स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो यहां से ये लिख लेंगे कि जो OA वेक्टर है, OA वेक्टर इज व्हाट, OA वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। OB वेक्टर जो है, OB वेक्टर सेम नया कोऑर्डिनेट आया, नया कोऑर्डिनेट में हमने इसको लिख लिया ऐसे। और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी ट्रायंगल लॉ से बताया था तो हमेशा हम याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट AB इज इक्वल टू हेड माइनस टेल, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस टेल, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है कि कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्ट्रेट लाइन में तो इजी है, स्ट्रेट लाइन में तो एक ही कोऑर्डिनेट रहेगा। पार्टिकल मान लो यहाँ पे था, x इज इक्वल टू 0 पे था, यहाँ से यहाँ ये मूव किया, A से B में 2 पे था, खिसक के जो है वो 4 पे पहुंच गया। तो हम पहले पोजीशन अब इसमें लिखेंगे कि जो इनिशियल x कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू +2, फाइनल x कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू +4, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू 4 फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा +2। तो प्लस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, और कितना डिस्प्लेस हुआ, 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ। तो वन डायमेंशन में हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को या वेक्टर को प्लस माइनस से डिनोट कर देंगे, तो प्लस माइनस अपने आप डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट कर देता है, ठीक है। तो पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, अब वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। तो सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। यूनिट जो है इसकी मीटर है, ये सारी चीजें यूनिट इसकी मीटर है। अब उसके बाद दूसरी क्वांटिटी होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, कि जिस भी पाथ के अलोंग वो मूव कर रहा है तो उस टोटल पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे कि वो डिस्टेंस है। तो ये इस पाथ को हम ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में सोच सकते हैं कि ये जो है छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं, और ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स ऐड होके हमें ये नेट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। पॉलीगन लॉ से हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, और ये सबका जो मैग्नीट्यूड है हम ऐड कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमें इसकी लेंथ केवल फाइंड करना है, तो इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे, लेंथ को मेजर करने से वो आ जाएगा डिस्टेंस। और यहाँ से ये समझ रहे हो कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या उससे कम होगी। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट के मॉड के। मॉड मतलब अगर नेगेटिव भी होगा तो डिस्टेंस में नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम उसका जो है मॉड ले लेंगे कि अगर पार्टिकल ए से बी गया पॉजिटिव में तो डिस्टेंस हुआ 2 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट हुआ +2 मीटर। बी से आया पार्टिकल तो डिस्टेंस अभी भी रहेगा 2 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -2 मीटर। माइनस सिग्निफाई कर रहा है डायरेक्शन के लिए। तो दूसरी क्वांटिटी हो गई डिस्टेंस। तो छोटे से क्वेश्चंस में हमें इन्हें अप्लाई करना पड़ सकता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। ये डेफिनेशंस अपने नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दोगे, नोट्स तुम्हारे पास हैं या तो यहाँ से कॉपी करो या तो फिर वीडियो सुन के जो है दोबारा लिखो। एक्चुअल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस जो है या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये डिफाइन किया। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे
कि बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कोई पर्सन मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये सर्कुलर ट्रैक है। अब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए थोड़ा बहुत बस ज्योमेट्री हमें यूज करना पड़ेगा, साइन 30 60 वो सब स्टैंडर्ड वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। तो यहाँ से मान लो ये पार्टिकल स्टार्ट करता है और इसका सेंस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है, ये पॉइंट ए है, और ये यहाँ से अगर मूव करके पहुंच जाता है बी पे, इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं, तो अगर ये एंगल है 60 डिग्री, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, इस पाथ की लेंथ, तो हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर किसी भी सर्किल का रेडियस हमें पता है और एंगल पता है तो हम आर्क फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले से कि एंगल जो है वो रेडियन में, ये रेडियस अगर आर है तो दिस ए बी, जो आर्क ए बी है, इस आर्क ए बी इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, r into theta, where theta should be in radian, theta should be in radian। रेडियन में कन्वर्जन के लिए क्या है फॉर्मूला? ये जो है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो कोई भी एंगल अगर डिग्री में दिया होगा, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि जो भी है एंगल उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 बाई 180 इंटू पाई, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो यूनिट रेडियन कितने के बराबर होगा? तो पाई डिवाइडेड बाई 180, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का हो जाएगा पाई बाई 3, 30 डिग्री का हो जाएगा पाई बाई 6, 90 डिग्री का हो जाएगा पाई बाई 2, और 45 डिग्री का हो जाएगा पाई बाई 4। ऐसे हम रेडियन लिख लेंगे। अब इसकी जो डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस मतलब आर के बी, आर के बी इज इक्वल टू आर थीटा हम लिख लेंगे आर इंटू थीटा हो जाएगा पाई बाई 3, तो डिस्टेंस इसकी हो जाएगी आर पाई बाई 3। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो ये इनिशियल टू फाइनल पॉइंट हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें ज्योमेट्री फाइंड थोड़ा सा अप्लाई करना होगा ए बी को फाइंड करने के लिए। तो ये चीज यहाँ पे एक ज्योमेट्री ऐसे बताऊंगा, ये मान लो ये रेडियस आर है, तो ये रेडियस सर्किल है, रेडियस सेम होगी, तो ये दोनों साइड अगर इक्वल होंगे तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड्स के सामने के एंगल जो है वो सेम होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। तो ये अगर 60 है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 120 हो जाएगा, 120, और ये दोनों इक्वल हैं तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये दोनों जो एंगल है वो 60 60 आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा तो हम इसको बोल देंगे कि इसका लेंथ कितनी आ जाएगी? आर आएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू आर, आर हुआ इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे वेक्टर में हमने दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन देखे थे, मैग्नीट्यूड और एंगल वाले, तो हम इसको बता सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे एरो मार्क करके बता देंगे कि इस पॉइंट से 60 डिग्री की तरफ ऐसे जा रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गई डिस्टेंस। किसी को यहां तक कोई डाउट? बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। यस सर। सर वो जो डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन है सर, वो थोड़ा समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन, जैसे वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड उसका जो है ट्राइंगल से हमने फाइंड किया कि मैग्नीट्यूड है उसकी आर यूनिट्स, ज्योमेट्री को यूज करके। उसके बाद फिर हमने उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर दिया। डायरेक्शन कितना है? 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, तो हमने एरो मार्क करके डिनोट कर दिया। यस ठीक है, और कोई? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सर थोड़ा थोड़ा समझा नहीं क्या? अरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कि कहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या हुआ? जैसे बोलते हैं कि नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा अलग है, जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, पेपर एक ही है,
किसी के लिए वो पेपर टफ है, किसी के लिए वो पेपर इजी है। तो ये क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल किसको बोलते हैं, इनर्शियल वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका एक्सेलेरेशन 0 होता है। नॉन इनर्शियल किसको बोलते हैं, जिसका एक्सेलेरेशन नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम की चीज जो है हमारे लिए ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, हम इसको कहाँ से मेजर कर रहे हैं, जैसे इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने मेजर किया ना, इसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव है। जैसे ऐसे समझो, एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल कि कार है और ये कार अगर मूव कर रही है, ये कार है, कार में जो है तुम बैठे हुए हो और ड्राइवर है, ये ड्राइवर है यहाँ पे, और ये जो है तुम हो, और यहाँ पे जो है तुम्हारा फ्रेंड है, एक ग्राउंड पे है। ये कार मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, दो ऑब्जर्वर हैं, एक तुम हो और एक जो है तुम्हारा दोस्त है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में, O2 के रेस्पेक्ट में इस ड्राइवर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, O2 के रेस्पेक्ट में इस ड्राइवर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। वो तो ड्राइवर तो हमेशा तुम्हारे जीरो, वो ड्राइवर तो हमेशा तुम्हारे सामने ही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। O1 के रिस्पेक्ट में ड्राइवर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लो ये चेंज हो रहा है, किसी मोमेंट पे ये 10 मीटर है, तो ये O1 बोलेगा कि अरे यार ड्राइवर 10 मीटर डिस्टेंस पे, फिर नेक्स्ट 20 हो गया तो फिर बोलेगा अच्छा तो अभी 20 मीटर पे है। तो इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इफेक्ट पड़ता है कि हमेशा क्या है कि आगे हम देखेंगे जब रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वहां पे हमारे ऑब्जर्वर मूव कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में क्या है कि हम बार बार बोलेंगे किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस। तो वो सारी चीजें चेंज होंगी, तो उसका इफेक्ट कैसे होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, वो एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। और कुछ ये जो इनर्शियल नॉन इनर्शियल है, whether it is accelerating, not accelerating, so it depends upon that. हाँ, ये तो डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन, जो एक्सेलरेटेड है उनको बोलते हैं इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। जो नॉन एक्सेलेटेड है, एक्सेलेरेशन 0 है, उनको बोलते हैं इनर्शियल। तो एक्सेलेटेड होने से क्या डिफरेंस आएगा वो अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर, वो सेमी सर्कल के क्वेश्चन में अगर थीटा का वैल्यू 45 होता तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल दो। थीटा की वैल्यू 45 होती तो जनरल फिर तो थोड़ा सर सा मैं जैसे डिस्प्लेसमेंट मान लो भाई देखो 45 क्या मान लिया, कोई थीटा ही ले लेते हैं। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में किसी ने पूछा था, असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 में। जैसे मान लो अटेम्प्ट नहीं किया है किसी ने, तो ठीक है देखो, अब मान लो कोई जनरल एंगल है, मान लो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, हमने क्या लिया कि यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है और ये यहाँ पे थीटा पे पहुंच गया, थीटा पे पहुंच गया तो यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट, ये O है, ये A है, ये B है। जनरल थीटा के लिए इस फॉर्मूले को जो है रट लोगे बिल्कुल। कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल से ये फाइंड कर सकते हैं। नहीं है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एक सिंपल ज्योमेट्री, यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस एंगल का। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये जो है मिड पॉइंट होगा। तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं ऐसे थोड़ा सा, ये ऐसे बाहर कर लेते हैं, ये है O और ये A है, ये B है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2, और ये एंगल भी हो जाएगा θ/2। ये है R, ये है R। अब इस ट्रायंगल में वही कंपोनेंट वाले को याद करो, कंपोनेंट में ये R का एंगल हमारा दिया हुआ है इसके साथ θ/2। तो ये क्या हो जाएगा, R cos θ/2, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, R sin θ/2। तो सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल तो सेम है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं ये भी हो जाएगा sin θ/2। तो इसकी लेंथ हो जाएगी, AB की लेंथ क्या होगी, AB इज इक्वल टू 2R sin 2R θ/2। अब थीटा की वैल्यू जो भी दिया हुआ है, अब 45 पुट करोगे तो उसको स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, ये याद रख लेना है कि थीटा अगर मूव कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट 2R sin θ/2, कई सारे प्रॉब्लम में हैंडी रहेगा ये। ठीक है,
तो ये हुआ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हाउ फास्टली चेंज हो रहे हैं, कि कितना कोई डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कोई 1 सेकेंड में कवर कर रहा है, कोई 1 आवर में कवर कर रहा है। तो उसके फास्टनेस को मेजर करता है हमारा वेलोसिटी और स्पीड। तो वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो यहाँ से ये है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, डेफिनेशन यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट प्लस हो सकता है तो वेलोसिटी प्लस होगी, ये प्लस माइनस हो सकता है। तो इससे पहले क्या है ना कि तुमने पढ़ा होगा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ऐसे बोल देते होगे। अब इस टाइप के इक्वेशन को कभी भी, ये सब बचपन की बातें हैं, इसको नहीं यूज करना है ना। हम क्या लिखेंगे कि अगर फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे, तो बोलेंगे कि डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और लार्ज टाइम इंटरवल है इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि इट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट है। अब दूसरी की वेलोसिटी भी होती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अगर बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, dx बाई dt, ठीक है, dx बाई dt, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और डेल्टा एक्स अगर लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो अब dx बाई dt हम जानते हैं ये क्या है? xt ग्राफ का जो है स्लोप होता है। तो अगर xt ग्राफ हमें दिया हुआ है, तो xt ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम फाइंड कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी इंस्टेंट की वेलोसिटी। कि जैसे मान लो कि थोड़ा सा सोचो, दिमाग से थोड़ा सा विजुलाइज करो। जैसे मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड से 10 सेकेंड तक का मान लो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। अब पार्टिकल कैसे गया कुछ हमें पता नहीं, ऐसे से ऐसे जाएगा, ये ऐसे से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ भी है। तो 1 सेकेंड से 10 सेकेंड का हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, वो हो गया डेल्टा एक्स, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, वो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। कि इस पूरे 1 से 10 का जो इंटरवल है उसकी एक एवरेज पिक्चर हमें दे रहा है कि भाई तुम्हारा परसेंटेज है 60%, तो एवरेज ये बता रहा है कि हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 60-60 हैं, बट वो अलग भी हो सकते हैं। अब अगर इसी इंटरवल को हम बहुत छोटा कर देते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और अगला टाइम लेते हैं 1.0000001 सेकेंड, जिसको कि हम dt से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा टाइम इंटरवल। तो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेटली t इज इक्वल टू 1 की सिचुएशन ही हमें बता रहा है, t इज इक्वल टू 1 की सिचुएशन ही बता रहा है हमें। तो इसीलिए उसको लिख देते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। कि टाइम इंटरवल बहुत ही शॉर्ट हो गया जिसको dt से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो दे देगा हमें क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टाइम इंटरवल लार्ज है तो वो दे देगा एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। जैसे मान लो पार्टिकल सीधे सीधे जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, 2 ही मीटर गया 10 सेकेंड में, तो ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी आएगी 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 10 होगा एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस भी फाइंड करेंगे तो रफ्तार तो इसकी सेम है, स्पीड इसकी सेम है, तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे भी उसी से कवर करेगा। तो यहाँ पे इस टाइम इंटरवल में लेते हैं छोटा सा टाइम इंटरवल, तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में एवरेज भी सेम होगा और इंस्टेंटेनियस भी सेम होगा। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस भी जो है सेम ही आएगा, 2 डिवाइडेड बाई जो भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो है एवरेज हो सकती है, इंस्टेंटेनियस हो सकती है। किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी चाहिए तो ऐसे फाइंड करेंगे, एवरेज चाहिए तो नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम डिफाइन कर देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। हाँ बताओ, कुछ डाउट है किसी को इसमें? सर एक एग्जांपल देके बताइए ना, हाँ जैसे एग्जांपल, ये दोनों ये वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा तो वो बता दूंगा अभी।
ये दूसरा स्पीड भी डिफाइन कर देता है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सेम है, डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड है। तो ये सारा है। यहाँ पे भी दो टाइप के डिस्टेंसेस हम लिख सकते हैं। डिस्टेंस जो है एवरेज डिस्टेंस और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लो यहाँ से तुम पुरी जा रहे हो, यहाँ से पुरी जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहे हो। 100 किलोमीटर पर आवर से ही चलते रहोगे, यहाँ से पूरी तक डायरेक्ट बीच में कहीं रुकोगे ही नहीं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम होगी। लेकिन अब कहीं पे जाओगे, बीच में ब्रेक लोगे, आधे घंटे तक तुम्हारी वेलोसिटी 0 रही, फिर नेक्स्ट आधे घंटे तक कुछ और रही, 50 से चल रहे हो, ट्रैफिक आया तो 10 से चल रहे हो। तो ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी कुछ अलग आएगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरिएबल है। अरे बस समझ में कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज कब सेम होंगे? इंस्टेंटेनियस एवरेज तभी सेम होंगे जबकि हम सेम ही स्पीड को मेंटेन रख देते हैं हर पॉइंट पे। मान लो तुमने 10 किलोमीटर पर आवर से बाइक, 50 किलोमीटर पर आवर से बाइक स्टार्ट किया और यहाँ घर से स्कूल उसी स्पीड पे जा रहे हो, तब तो वो सेम आएगा कि हर इंस्टेंट पे भी सेम है और पूरे ड्यूरेशन में देखेंगे तो भी सेम है। लेकिन हम क्या करेंगे, कहीं 50 रखते हैं, कहीं 10 रखते हैं, कहीं 20 रखते हैं, तो उस केस में एवरेज क्वांटिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट में 60-60-60 पाओगे तो भी एवरेज 60 रहेगा। अगर किसी में 90 पाओगे, किसी में जो है 20 पाओगे, किसी में 50 पाओगे, एवरेज हो गए 60। ठीक है, आया समझ में? ये क्रूड एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो भी ये हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला। एक दो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। कल टाइमिंग यही रहेगा यार, 9 से 10 वाला हमारा स्लॉट जो है वो फिक्स रहेगा डेली। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज इतना ही, यस सर। आज इतना ही रखते हैं। इसको रिवाइज करोगे, लिख लोगे, कल के क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सर डेली 9 to 10? हाँ, डेली 9 to 10 के बीच में ही रहेगा। एग्जैक्ट टाइमिंग प्लस माइनस 10 मिनट्स इधर उधर हो सकता है, वो कुछ कभी रिफ्रेश हो जाता है।